नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी कॉलेज द्वारा संचालित आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले की क्लास में हमने कहानी की परिभाषा और उसके तत्वों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने हमारे सिलेबस की जो पहली कहानी है उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसमें से सप्रसंग व्याख्या देखी थी और एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हमने अध्ययन किया था। अब हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम हमारे सिलेबस की जो अगली कहानी है फूस की रात, जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो देखिए, मुंशी जी प्रेमचंद हैं, इनका जन्म 1880 ईस्वी में लमही ग्राम वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। वैसे देखा जाए तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं ये यथार्थवादी कहानीकार हैं। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता। तो यथार्थवादी कहानीकार हैं ये। इन्होंने समाज में जैसी विडंबनाएं देखी, जैसी परिस्थितियां देखी, जैसी हमारी समाज की स्थिति को देखा, उस समाज में रहने वाले किसान वर्ग की दयनीय स्थिति को देखा, तो इन सबको इन्होंने अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। जैसे कुछ कहानियों को आपने अपने पहले के पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा, जैसे ईदगाह है, बूढ़ी काकी, ठीक है, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी। तो ये ऐसी इनकी कहानियाँ हैं जो हमारे समाज की वास्तविक स्थिति को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देती हैं। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित हैं, यानी मानसरोवर के खंडों के नाम से वो विभाजित हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उपन्यासों की रचनाएं की हैं। शुरू में जब देखा जाए तो बचपन में इनका नाम धनपत राय था और जब शुरू में ये उर्दू भाषा में रचनाएं करते थे तो ये नवाब राय के नाम से करते थे। और हिंदी में जब ये रचनाएं करने लगे तो हिंदी में रचना करने लगे तब इनका नाम क्या पड़ गया? प्रेमचंद पड़ गया। और प्रेमचंद के नाम से ही ये हिंदी में रचनाएं करने लग गए थे। इन्होंने गोदान, रंगभूमि, ठीक है, और मंगलसूत्र, कर्मभूमि, ऐसे अनेक उपन्यासों की इन्होंने रचनाएं की हैं। इनका जो गोदान उपन्यास है ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो हमारे MA प्रीवियस के सिलेबस में चलता है। उसमें भी इन्होंने एक किसान के जो स्थिति होती है कि वो जीवन भर एक गाय का दान करना चाहता है, लेकिन अपने वो संपूर्ण जीवन में एक गाय का दान नहीं कर पाता है, क्योंकि वही उसकी जो फसल होती है वो ब्याज चुकाने में ही चली जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो एक गाय भी नहीं खरीद सकता है। वैसे ही हमारे इस कहानी के जो नायक हैं हल्कू, उनकी भी यही स्थिति है कि वो हैं तो किसान और वो अपने खेती में जो अन्न पैदा होता है उस अन्न के द्वारा वो अपना कर्जा भी नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये कहानी है जिसका सारांश मैं पहले आपको बता देती हूँ। इसके जो नायक हैं वो है हल्कू, ठीक है, नायक, और इनकी जो पत्नी है उसका नाम है मुन्नी। इसके साथ ही इसमें एक उनका पालतू कुत्ता है जिसका नाम है जबरा, और सहना जो कि एक साहूकार है जिससे हल्कू ब्याज पर पैसे लेता है। तो ये 4 पात्र हैं इसमें। तो जो हल्कू है, कहानी का जब प्रारंभ होता है तो हल्कू के पास जो सहना साहूकार है वो अपने पैसे लेने के लिए आता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो जैसे जो खर्चे पर से जो 3 रुपये शेष बचाए थे उन 3 रुपयों को लेकर के अड़ जाती है कि मैं ये पैसे उस साहूकार को नहीं दूंगी।
लेकिन जो हल्कू है उसने वो पैसे जो आने वाली सर्दियां हैं उन सर्दियों से बचाव के लिए एक वो कंबल खरीदना चाहता था। उस कंबल के लिए उसने वो 3 रुपये बचा करके रख रखे थे। लेकिन जब साहूकार आता है तो वो ये सोचता है कि मैं ये 3 रुपये देकर इससे अपना पीछा छुड़ा लूँ, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो पैसे नहीं देने देती है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वो जैसे ही वो साहूकार को रुपए देने के लिए जाता है तो मुन्नी रुपए देने से मना कर देती है। लेकिन फिर वो बहुत ही समझा बुझाने के बाद जैसे हल्कू कहता है मुन्नी से कि मैं सर्दी का गुजारा करने के लिए मैं कोई दूसरा उपाय कर लूँगा, लेकिन मुन्नी नहीं मानती है। फिर भी जैसे तैसे हल्कू अपनी जान छुड़ाना चाहता है और वो 3 रुपये ले जा करके और साहूकार को देता है। उस समय उसे ऐसा लगता है मानो कि वो अपना हृदय निकाल करके साहूकार को देने के लिए जा रहा है। वो इस भार से दबा जा रहा था। फिर इसका दूसरा भाग शुरू होता है जब हल्कू अपने खेत पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीधा सर्दियों का मौसम इसमें दिखाया गया है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हल्कू अपने खेत पर बांस की एक छतरी बना करके यानी एक छोटी सी झोंपड़ी बना करके और उसी में वो जाता है, क्योंकि वहाँ पर नील गायें खेती का नुकसान कर देती हैं, इसलिए वहाँ पर वो रखवाली करने के लिए रात्रि के समय जाता है और वहीं पर सो जाता है। वहीं पर उसका जो कुत्ता है जबरा वो भी उसके साथ जाता है। तो वो जब उस पर सोता है तो उसको बहुत तेज ठंड लग रही होती है। जब उसे ठंड लगती है तो वो कोई ना कोई उपाय करना चाहता है, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझता है। वो वहाँ पर पड़े हुए जो पत्ते हैं, ठीक है, उन पत्तों को इकट्ठा करके जलाता है और अपने हाथ पैर सेकने की कोशिश करता है। वहीं पर जो कुत्ता है वो भी ठंड के मारे सिकुड़ रहा होता है तो वो भी वहीं पर बैठ जाता है। इस प्रकार से वो अपनी सर्दी को भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे ही रात बढ़ती है तो हल्कू आराम से जब उसको गर्माहट मिलती है तो वो वहीं पर सो जाता है और जो कुत्ता है वो भी चारपाई के नीचे सो जाता है। लेकिन तभी जब और तेज ठंड पड़ती है और जैसे जैसे जो आग है वो ठंडी पड़ने लगती है तो वो जबरा जो कुत्ता है उसे उठा करके और वो अपने खटोले पर ही लिटा लेता है और उससे लिपट जाता है। तो जब उसे गर्माहट महसूस होती है तो कुत्ते को भी बहुत ही सुख प्राप्त होता है। तभी कुत्ते को आहट सुनाई देती है कि बाहर खेत में नील गायें उसकी खेती का नुकसान कर रही हैं। तो कुत्ता बहुत तेज तेज भौंकता है, उन्हें भगाने की कोशिश करता है। जब हल्कू देखता है कि कुत्ता भौंक रहा है वो उसे पुचकार करके और वापस उसे अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन कुत्ता वहाँ पर नहीं जाता है और हल्कू की हिम्मत नहीं होती है कि वो उस गर्माहट को छोड़ करके उस स्थान को छोड़ करके और वहाँ खेत में देखने के लिए जाए। लेकिन बाद में जैसे ही जब कुत्ता है वो भी शांत हो जाता है और जो नील गायें हैं वो उसका पूरा खेत चर करके समाप्त कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जब सुबह उसकी जो पत्नी है मुन्नी वो खेत पर आती है तो वो देखती है कि पूरा का पूरा खेत नील गायों ने साफ कर दिया है। वो उसे जगाती है तो हल्कू को देख करके दुख तो होता है, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि अब इस भरी सर्दी में, इस कड़ाके की ठंड में मुझे इस खेत पर सोने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारी एक छोटी सी कहानी है। अब इस कहानी में से हम सरप्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो सरप्रसंग व्याख्या के लिए मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि लेखक का नाम, कहानीकार का नाम और उसकी कहानी। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी से लिया गया है। इसके बाद हम प्रसंग, अब इसमें किस समय का वर्णन किया गया है, क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें कहानीकार ने बताया है कि जब
साहूकार हल्कू के पास अपने ब्याज के पैसे लेने के लिए आता है तो हल्कू की पत्नी उन पैसों को देने से इनकार कर देती है, क्योंकि हल्कू ने जैसे तैसे सर्दियों के लिए कंबल खरीदने के लिए वो 3 रुपये बचा करके रखे थे और आज साहूकार उन पैसों को लेने के लिए आया है। तो मुन्नी यही पूछती है कि यदि हमने ये 3 रुपये साहूकार को दे दिए तो हमारी सर्दियाँ कैसे बीतेंगी। तो हल्कू बताता है कि उसके लिए मैंने कोई दूसरा उपाय कर लिया है, लेकिन मुन्नी को लगता है कि इन्होंने कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जो मुन्नी है वो पैसे देने से इनकार कर देती है। ठीक है, तो उस समय जब इनकार करती है तो उस समय मुन्नी की क्या मनोस्थिति होती है, क्या उसकी मनोदशा होती है, उसी का यहाँ कहानीकार ने चित्रण किया है। अब हम व्याख्या देखते हैं कि मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनो तो कौन उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। तो देखिए ये हमारी कहानी के प्रारंभ में ही ये पैराग्राफ है, ये गद्यांश है। इसमें देखो यहाँ मुन्नी की मनोदशा का चित्रण किया है कहानीकार ने। तो उसने देखा कि जब साहूकार रुपए लेने के लिए हल्कू के घर जाता है और मुन्नी को पता चलता है कि साहूकार पैसे लेने के लिए आया है, तो मुन्नी उन पैसों को देने से बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि हल्कू ने वो कंबल खरीदने के लिए बचा करके रखी थी। तो देखिए मुन्नी जैसे ही साहूकार आता है तो मुन्नी किसके पास खड़ी होती है, हल्कू के पास, लेकिन मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और जैसे ही साहूकार आता है तो मुन्नी वहां से हट जाती है, आंखें तरेरती हुई बोली। और उसे साहूकार को देख करके बहुत अधिक गुस्सा आता है, क्योंकि साहूकार अपने पैसे लेने के लिए आया था। तो उसे देखते ही वो अपनी आंखें तरेर लेती है, अर्थात वो बहुत ज्यादा गुस्से में देखती है और कहती है, कर चुके दूसरा उपाय। यानी कि जब जैसे हल्कू ने कहा था कि हम सर्दियों को बिताने के लिए क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय कर लेंगे और ये पैसे हम सहना जो साहूकार है उसे हम दे देते हैं। लेकिन मुन्नी को गुस्सा आता है, वो कहती है कि कौन सा उपाय करोगे, क्या उपाय, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे कि हमारी सर्दियाँ बीत जाएंगी। तो वो दूसरा उपाय, ऐसा कोई भी उपाय नहीं कर पाता, क्योंकि हल्कू के पास इतना रुपया नहीं था कि वो कुछ और उपाय कर सके। जरा सुनो तो कौन उपाय करोगे, यानी मुन्नी हल्कू से कहती है कि मुझे भी तो बताओ कि तुम सर्दियाँ बिताने के लिए कौन सा उपाय करोगे। यदि ये पैसे तुमने साहूकार को दे दिए तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा, फिर हम कहाँ से उपाय करेंगे। और तुम्हारे मन में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा कौन सा उपाय है, तुम मुझे भी तो बता सकते हो। कोई खैरात दे देगा कंबल, यानी हम तो इतने गरीब हैं, यदि हम किसी से भीख भी मांगने जाएं तो भी हमें कोई भीख भी नहीं देगा, कोई हमें खैरात में भी कंबल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर तो सभी साहूकार हैं और हमारी स्थिति इतनी दीन है कि कोई भी हमारी सहायता करने के लिए इस समय तैयार नहीं है। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। यानी मुन्नी जो है वो ब्याज के पैसे चुका करके दे करके इतनी परेशान हो गई है कि वो अपने मन में एक कुंठा का भाव उसके अंदर आ जाता है कि हमारा ये ब्याज न जाने कब चुकेगा। यानी वो हर बार पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्याज न जाने कितना अभी और बाकी है। यानी हम हर साल हर फसल होने के बाद इतना पैसा साहूकारों को देते हैं, लेकिन पता नहीं अभी कितना और ब्याज शेष बचा है।
हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ये ब्याज हमारा किसी भी तरह से चुकने में नहीं आता है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देती। अब देखो जो मुन्नी है वो क्या कह रही है हल्कू से कि खेती करना तुम छोड़ दो। अब क्यों छोड़ दो? क्योंकि इस खेती को करने से हमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो खेती छोड़ने के लिए कहती है मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। यानी इस खेत में हम रोजाना दिन प्रतिदिन मतलब रोजाना ही हम इसमें काम करते हैं। जब भी फसल पैदा होती है तो पूरी की पूरी फसल हमारी ब्याज चुकाने में ही चली जाती है। तो इसमें हम मर मर के काम करते हैं, यानी रात दिन हम इस खेती में, इस खेत में अपना खून पसीना बहा करके लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ये ब्याज अभी तक चुकने में नहीं आ रहा है। इसलिए वो हल्कू से कहती है कि तुम खेती करना ही छोड़ दो, क्योंकि हम इसमें मर मर काम करो, यानी जी जान लगा करके हम इसमें काम करते हैं। उपज हो तो बाकी दे दो, और जब पैदावार होती है तो वो पूरी की पूरी कहाँ चली जाती है? साहूकारों को देने में ही चली जाती है। हमें तो अपने जीवन का गुजारा करने के लिए थोड़े बहुत दाने भी नहीं बचते हैं। चलो छुट्टी हुई और उसके बाद हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। मुन्नी कहती है कि हमारा जीवन तो इस कर्ज को चुकाने में ही, ब्याज का पैसा चुकाने में ही पूरा का पूरा बीत जाएगा। ये ब्याज चुकाने के लिए ही, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि सेठ साहूकारों का ब्याज चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। अर्थात हमारा जन्म अपना जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि सेठ साहूकारों का पैसा देने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूं। यानी हम जब अपने खेत की जो जितनी भी फसल उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो पूरी की पूरी फसल तो हम किन्हें दे देते हैं? सेठ साहूकारों को दे देते हैं, और वो बाद में स्वयं अपना पेट भरने के लिए दूसरों के यहाँ जाकर के हम मजदूरी करते हैं। तो ऐसी खेती हमें नहीं चाहिए। मैं ये रुपए साहूकार को नहीं दूंगी, कदापि नहीं दूंगी। यानी वो साहूकार को रुपए देने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। तो इस प्रकार से हम इस गद्यांश की सर्वप्रथम व्याख्या करेंगे। अब विशेष देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखिए भारतीय जो किसान है, उस किसान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है। अपने खेत होते हुए भी वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, और अपनी खेती का जो पैदावार है वो पूरी की पूरी उसकी ब्याज चुकाने में चली जाती है। तो किसानों की वास्तविक स्थिति का यहाँ चित्रण किया है। ठीक है, एक पॉइंट ये बनेगा हमारा। दूसरा पॉइंट कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी खड़ी बोली में रचित है, और इसके साथ ही इसमें जो भाषा है वो मुहावरेदार भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे कि ये आया है मर मर काम करो, ठीक है, चलो छुट्टी हुई है ना, मर मर काम करो, यानी कठोर परिश्रम कर करके खून पसीना एक करके काम करना, और चलो छुट्टी हुई अर्थात बाकी कुछ भी शेष नहीं बचा है। इसकी भाषा वैसे देखा जाए तो सरल सहज बोधगम्य है, अर्थात ये हमें आसानी से समझ में आ जाती है। इसके बाद हम दूसरी व्याख्या और देखते हैं। एक और देखिए ये हमारी दूसरी व्याख्या है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में
चारों तरफ दौड़ दौड़ कर घूमता रहा। एक क्षण के लिए भी जाता हो तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। अब देखिए, इसमें कविता कहानीकार ने चित्रण किया है, किस समय का किया है कि जब हल्कू अपने कुत्ते के साथ खेत में चला जाता है और हल्कू सोया रहता है, लेकिन जो जबरा कुत्ता है वो खेत की रखवाली करता है। और जब बहुत तेज ठंड पड़ रही थी तो हल्कू ने कुत्ते को नीचे से उठाकर अपने ही खाट पर उसे सुला लिया था और उसे अपने आलिंगन में ले लिया था। तो जब कुत्ता भी उसके पास उसकी खाट पर चला गया तो उसे बहुत अधिक गर्माहट महसूस हो रही थी, जो उसे सर्दी से राहत प्रदान कर रही थी। लेकिन तभी जो जबरा कुत्ता है उसे बाहर जो खेत है उस खेत में किसी जानवर के आने की आहट सुनाई देती है। तो जो कुत्ता है, देखिए, सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, यानी जो कुत्ता है उसे बाहर खेत में किसी जानवर के आने की आहट सुनाई देती है। लेकिन इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। लेकिन जो हल्कू है उसने उस कुत्ते को अपने पास सुला रखा था, उसे सर्दी से राहत मिल रही थी, लेकिन जब कुत्ते को भी उसके पास लेट करके बहुत ही आत्मीयता का, बहुत ही अपनेपन का अनुभव हो रहा था। तो इसी आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। अर्थात हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनके हमारे हृदय में उनके प्रति आत्मीयता का भाव होता है। हम जी जान से ज़्यादा उनको ज़्यादा चाहते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार से जो जबरा है वो हल्कू किसान का पालतू कुत्ता था और उसने उसे जब अपने पास लिटाया तो कुत्ते को भी सर्दी से राहत मिली। तो इसी को देख करके, इसी आत्मीयता से कुत्ते के अंदर क्या आ गई, एक स्फूर्ति आ गई, एक जोश आ गया, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। यानी हवा की बहुत तेज तेज झोंके आ रहे थे, जैसे कि अगर वो उस अपनी झोंपड़ी से बाहर जैसे ही निकलता तो वहां पर बहुत तेज तेज ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उस कुत्ते को अपने मालिक की जो आत्मीयता नहीं किस रूप में आकर नारायण लेकिन उसे इतनी आत्मीयता मिल रही थी कि वो अपनी स्वामी भक्ति के कारण वो बाहर उस झोपड़ी से निकल करके देखने के लिए जाता है। तो जो ठंडी हवा चल रही थी उसके बहुत तेज तेज जो झोंके आ रहे थे उनको भी वो कुत्ता क्या समझ रहा था, बहुत ही तुच्छ समझ रहा था। ठीक है, वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। यानी उसे सर्दी से कोई वो नहीं था कि मैं इस गर्माहट को छोड़ करके बाहर क्यों जाऊं, लेकिन फिर भी वो अपने स्वामी भक्ति के कारण और अपने कर्तव्य के कारण वो झपट कर वहां से उठ जाता है और उस झोंपड़ी से बाहर आकर के जो जानवर बाहर, जो नील गाय उसकी खेती में चल रही थी, उस खेत में, तो उनके ऊपर वो भूखने लग जाता है। हल्कू ने उसे कई बार चुनकार कर बुलाया। अब देखिए, जो हल्कू है वो बार बार उस कुत्ते को बुला रहा है, उसे पुचकार रहा है, क्योंकि हल्कू की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपने उस स्थान को छोड़ करके और बाहर इतनी सर्दी में वो बाहर उन्हें देखने के लिए जाए। तो इसलिए वो बार बार उस कुत्ते को बुला रहा था। कई बार उसने बुलाने की कोशिश की पर वह उसके पास न आया। लेकिन जो कुत्ता है वो वह बाहर से उसके पास नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो स्वामी भक्ति है उस स्वामी भक्ति के बजाय उसने अपना जो कर्तव्य है उसे ज़्यादा उचित समझा कि मेरा कर्तव्य क्या है, अपने स्वामी के खेत की रक्षा करना, उसकी रखवाली करना, ये उसका कर्तव्य था। तो स्वामी की आज्ञा को भी उसने नकार दिया और स्वामी भक्ति के स्थान पर वो अपने कर्तव्य पालन के लिए वो बाहर ही रहता है, वो हल्कू किसान के पास नहीं आता है। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। अब
जो कुत्ता है वो हार मतलब होता है खेत में, यानी जहाँ हमारे खेत होते हैं तो हार यानी उस खेत में चारों तरफ वो दौड़ दौड़ करके भौंक रहा था, यानी जिधर से भी उस कुत्ते को आहट सुनाई दे रही थी वो उस दौड़ करके उस आहट की तरफ जाता और देखता कि यहाँ कोई जानवर तो नहीं है। तो जिधर से भी उसे आहट आ रही थी वो दौड़ दौड़ कर वहीं पर जा रहा था। एक क्षण के लिए भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता, मतलब एक क्षण के लिए वो बाहर जाता, देखता कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है और फिर पुनः वो उसी स्थान पर आ जाता और फिर थोड़ी सी देर बाद फिर वो स्थान को छोड़ करके फिर दूसरी तरफ जाता और फिर थोड़ी देर बाद चारों तरफ देख करके वो वापस पुनः उसी स्थान पर आ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। अब देखिए क्या कर्तव्य कि अपने स्वामी के खेत की रक्षा करना, यही उसका कर्तव्य था और यही कर्तव्य उसके हृदय में किसकी भांति उछल रहा था, अरमान की भांति उछल रहा था। यानी इतनी तेज सर्दी पड़ रही थी लेकिन उस भयंकर सर्दी में भी जबरा कुत्ता हार नहीं मानता है और वो खेत की रक्षा के लिए उस सर्दी में भी बाहर दौड़ दौड़ करके देखने के लिए जाता है। चारों तरफ वो निगाह रखता है, चारों तरफ वो नीलगायों को देखता है कि कहीं वो उसके स्वामी के खेत में कोई नुकसान न कर जाए। तो इस तरह जो उसका कर्तव्य है वो बार बार उस जबरा कुत्ते के हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या। अब इसमें विशेष हमारे लगभग वही 3-4 पॉइंट बनते हैं। इसमें देखिए वही इस गद्यांश में जबरा कुत्ते की स्वामी भक्ति और कर्तव्य पालन का चित्रण कहानीकार ने बखूबी किया। ठीक है, तो यहाँ कुत्ते की विशेषताएं आ जाएंगी कि वो अपने स्वामी भक्त था और अपने कर्तव्य का वो पालन कर रहा था। इसके साथ ही इस गद्यांश की जो भाषा है वो सरल सहज बोधगम्य है, हिंदी खड़ी बोली है। ठीक है, इसमें उन्होंने अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग किया है, साथ में तत्सम तद्भव शैली का तत्सम तद्भव शब्दों का भी इसमें उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और देखिए दौड़ दौड़ कर है ना, और ये इसमें अपने साधारण बोलचाल के शब्द आए हैं। ठीक है, झोंका, ये देखिए सहसा यानी अचानक से। ठीक है, तो ये कुछ इसमें तत्सम तद्भव शब्द भी आए हैं और अलंकारिक भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें हुई किसान की जो आर्थिक स्थिति है या उसकी जो दयनीय दशा है उसका यहाँ कहानीकार ने चित्रण किया है। तो ये हमारी इस कहानी में से हमने आज की क्लास में 2 सप्रसंग व्याख्याएं देखी और हमें अब व्याख्या करने का तरीका पता चल गया होगा कि हमें हमारी परीक्षा के दौरान जब हमारी सप्रसंग व्याख्याएं आएंगी तो हमें किस प्रकार से उसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो वही 4 पॉइंट बनेंगे इसमें आपके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ठीक है, अब इसके बाद हम आपकी अगली क्लास में इसी कहानी में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें क्योंकि अब आपका ज़्यादा समय नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा जब रोज़ तैयारी करेंगे अपने पाठ्यक्रम की तो आपका पाठ्यक्रम आसानी से हो जाएगा। इसमें आपके जितने भी जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका हम एक एक करके रोज एक क्लास में एक प्रश्न और 2 या 3 व्याख्या, तो वो हम आपको आपकी इस क्लास में करवाएंगे। जो भी प्रश्न आपको यहाँ करवाए जाते हैं आप उनको चाहे तो कॉपी में नोट कर लें, जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को भी अपनी कॉपी में नोट कर लें और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको रिवर्स करके, यानी जो हमारे वीडियो है इस वीडियो को आप रिवर्स करके और बार बार इसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो जब बार बार देखोगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे
और आप एक कॉपी लेना, उस कॉपी में आप प्रतिदिन जो भी आपकी वीडियो आती है उसके आप उसी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। तो इस तरह से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याख्याएं हैं उनके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप एक बार उनको रिवाइज कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।